क्यों कहते हैं संधि को संधि, और संधि में और समास में क्या अंतर होता है? संधि में अक्षर जुड़ते हैं, समास में शब्द जुड़ते हैं। जी हाँ। और संधि के तीन प्रकार क्यों होते हैं? क्या पहचान है तीनों संधियों की मुख्य? प्रथम पद का अंतिम अक्षर ही पहचान है। प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर है तो स्वर संधि, प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन है तो व्यंजन संधि, प्रथम पद का अंतिम अक्षर विसर्ग है तो विसर्ग संधि। कितना महत्वपूर्ण है प्रथम पद का अंतिम अक्षर, तो देखते हैं आगे इस वीडियो में पूरा का पूरा। नमस्तुभ्यम, मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस दौरान हम रीड संस्कृत भाषा की माह मैराथन क्लासें चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है आपके रीड संस्कृत भाषा 30 अंक के संपूर्ण कोर्स के अंदर जो है 15 अंक की संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत 25 टॉपिक है वो, और उसके अलावा जो शिक्षण विधियों के 12 टॉपिक है वो सारे के सारे हम कराए जाने वाले हैं। तो इस दौरान जो है हमने अभी तक जो है 11 वीडियो बना दिए, 12वां वीडियो है। 12वें वीडियो में हम संधि शुरू कर रहे हैं, संधि के कॉमन सेंस के नियम बताएंगे, उसके बाद में स्वर संधि शुरू करेंगे और इसी वीडियो में अंत करेंगे। उसके बाद में अगला वीडियो बनेगा वो आपके जो है व्यंजन संधि का, और उसके बाद में विसर्ग संधि का होगा। उसके पहले हमने जो है शुरुआत में 7 वीडियो बनाए थे, वो संस्कृत के कॉमन सेंस के वीडियो बनाए थे। 8वें वीडियो से वर्णमाला शुरू की थी। पहले वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उसके अंदर कौन सा टॉपिक कैसे करना है उसको समझाया था। दूसरे वीडियो में शब्द रूप शुरू किया था, जिसके अंदर संज्ञा शब्द रूप समझाए थे। तीसरे वीडियो में सर्वनाम संख्या और विशेषण शब्द रूप समझाए थे। चौथे वीडियो में धातु रूप समझाए थे। 5वें वीडियो के अंतर्गत जो है हमने 5वें वीडियो में वचन और पुरुष समझाए थे, और 6ठे वीडियो में विशेषण विशेष समझाए थे। 7वें वीडियो में विभक्ति और लिंग समझाए थे। इस तरह से हमने 7वें वीडियो तक वो कॉमन सेंस पूरा कर दिया था, जिसके अंतर्गत आगे आने वाले भारी टॉपिक जो आपके संस्कृत अनुवाद, समास, वाच्य और अशुद्धि संशोधन जैसे भारी भारी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में 8वें टॉपिक में हमने 8वें वीडियो के अंदर जो है वर्णमाला शुरू कर दी। पार्ट 1 के अंदर जो है आपके जो आपके नया टॉपिक जोड़ा गया है माहेश्वर सूत्र, वो हमने 8वें वीडियो में समझाया, और 8वें वीडियो में प्रत्याहार समझाए थे। प्रत्याहार संबंधी सारे डाउट्स क्लियर किए गए थे। 9वें वीडियो के अंदर हमने पार्ट 2 समझाया था। पार्ट 2 के अंदर जो है आपके संस्कृत के अंदर जो वर्णमाला है उसके स्वर व्यंजन समझाए थे। 10वें वीडियो के अंतर्गत जो है हमने उच्चारण स्थान समझाए थे। उच्चारण स्थान के दौरान उच्चारण स्थान के अलावा जो पाणिनीय शिक्षा 10वें वीडियो में समझाई थी, उसका बाकी रह गया था जो स्वरों का वर्गीकरण, वो हमने जो है वहां पर समझाया था। और उसके बाद में 11वें वीडियो में प्रयत्न समझाए थे। प्रयत्न के बाद में जो पाणिनीय शिक्षा के स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण वो समझाया था। अब ये 12वां वीडियो आपके सामने चल रहा है। इसी तरह से 30 से 35 वीडियो पूरी की पूरी व्याकरण है वो समझाई जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक भारी है, तो उसके एक से ज्यादा वीडियो बनेंगे। जो लिस्ट आपके सामने उस हिसाब से हम जो है समझाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं, ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके लाइव क्लास की सारी के सारी वीडियो एक ही जगह प्राप्त कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। बैकग्राउंड टीचिंग में हमने भी सारा संस्कृत व्याकरण है जो आपका रीड संस्कृत भाषा का संपूर्ण कोर्स करवाया था, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई हुए बच्चों के लिए भी आप बताएं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का वीडियो, संधि। सबसे पहले संधि शब्द की व्युत्पत्ति। संधि शब्द है वो कैसे बना? इसमें सम उपसर्ग है और धा धातु है और की प्रत्यय है। सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। धा का मतलब धारण करना, धारण करना, अच्छी तरह से धारण करना। की का यहां कोई अर्थ नहीं है। अच्छी तरह से धारण करना किसको? एक अक्षर द्वारा, एक अक्षर द्वारा दूसरे अक्षर को, दूसरे अक्षर को अच्छी तरह से धारण करना, दूसरे अक्षर को अच्छी तरह से धारण करना संधि कहलाता है। तो संधि में अक्षर जुड़ते हैं, शब्द नहीं जुड़ते हैं। शब्द समास में जुड़ते हैं। हालांकि शब्द संधि में पास पास में आते हैं लेकिन जुड़ते नहीं। समास और संधि का अंतर कर लें तो संधि पढ़ना शुरू हो सकता है। एक ही उदाहरण से दोनों बातें समझ लेते हैं। देखिए, ये है संधि और ये है समास। तो यहां पर सप्तर्षि शब्द है, यहां पर भी सप्तर्षि शब्द है। ये क्या है? शब्द है। ये क्या है? शब्द है। इस शब्द को कहेंगे समास और इस शब्द को कहेंगे संधि, और इन दोनों को कहेंगे विच्छेद। ये विच्छेद है क्या? सप्त प्लस ऋषि विच्छेद है। और सप्ताह नाम ऋषि नाम समार है। ये क्या है? ये है आपका विग्रह। तो यहां पर तो आपके क्या
जुड़ रहे हैं। यहां पर तो आपके अक्षर जुड़ रहे हैं। क्या जुड़ रहे हैं? अक्षर जुड़ रहे हैं। और यहां पर क्या जुड़ रहे हैं? यहां पर आपके शब्द जुड़ रहे हैं। यह बात ध्यान रखनी है। अक्षरों में विकार होता है, शब्दों में विभक्ति होती है। तो यहां पर ये अ और री मिलकर के अर बना, इस अर को कहते हैं विकार। और यहां पर शब्द का सप्ता नाम बना, यह षष्ठी विभक्ति बनी। इसलिए समास में विभक्ति जुड़ती है और मिटती है, और संधि में अक्षर जुड़ते हैं और मिटते हैं। इसलिए यहां पर जो मुख्य शब्द सप्तर्षि फिर से बन गया, यहां पर भी मुख्य शब्द सप्तर्षि फिर बन गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि समास के अंतर्गत शब्द जुड़ते हैं और संधि के अंतर्गत अक्षर जुड़ते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। संधि शुरुआत करने से पहले यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि अक्षर क्या होते हैं। इसलिए संधि से पहले हमने 8वें वीडियो में, 9वें वीडियो में, 10वें वीडियो में, 11वें वीडियो में जो है अक्षरों का ज्ञान अच्छी तरह से करवा दिया। अब संधि शुरू करते हैं। सबसे पहली और बहुत बड़ी बात है कि संधि को संहिता कहते हैं। जब व्याकरण पढ़ेंगे तब संहिता संधि को कहेंगे, और जब साहित्य पढ़ेंगे तो संहिता किसको कहेंगे? वेदों को कहेंगे। वेदों को संहिता कहेंगे। ये चीज जहां देखिए पुरुष पढ़ते हैं तो पुरुष में जब व्याकरण पढ़ते हैं तो पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति, वस्तु, जगह, और जब साहित्य पढ़ते हैं तो पुरुष का मतलब होता है आदमी। इसी तरह से संहिता कहते हैं संस्कृत में, क्योंकि इसका जो सूत्र है पाणिनि की अष्टाध्यायी का, वो सूत्र है परः सन्निकर्षः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। परः यानी अगले वाले से, सन्निकर्ष यानी निकटता आ जाती है। किसके? अक्षर के। बाद वाले अक्षर के पास में बहुत ज्यादा निकटता आ जाती है। यानी ए के साथ में ए आया तो ये आ बना। ये आ क्या है? परः सन्निकर्ष, यानी बहुत निकटता आ गई। अ और ए की बहुत निकटता आ गई, इसका नाम है संधि। ये संधि की शुरुआती बात है कि संधि को संहिता कहते हैं। अब लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि प्रत्याहार को सहेता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहेता। इसका सूत्र है आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता। तो आदिरंतेन का संधि विच्छेद क्या है? आदि ही, रे का विसर्ग बना, अंदर से ए लिखा, अंतेन, आदि अंतेन। आदि मतलब शुरुआती, शुरुआती अक्षर, शुरुआती अक्षर का, अंतेन तृतीया विभक्ति, अंतिम के साथ, के साथ क्या होता है? सहेता। यानी अयुण लिंगे हयवरटलन। तो यहां ऐसे लगाकर च तक जितने भी स्वर है उनको अच कहते हैं। तो ये आदिर अंतेन सहेता, यानी शुरुआती अक्षर और अंतिम अक्षर को अपन सिंबल के रूप में लिखते हैं, उसको सहेता कहते हैं। तो प्रत्याहार को सहेता कहते हैं और संधि को संहिता कहते हैं। यह बात भी मत भूलना, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है तो आपके 100% पूछे जाने की संभावना रहती है। हर बात नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि संधि आप तो पढ़ते ही हो। हम उस तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक्सेप्शन, अपवाद और सीधे तरीके से सारी संधि एक साथ में कैसे याद रहते हैं, उस तरीके को पढ़ाने जा रहे हैं। अब आपने ये बात तो समझ ली कि संधि क्या होती है, कैसे होती है। अब यहां पर आप ये बात भी समझने जा रहे हो कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि तो एक ही प्रकार की होती है। तीनों प्रकार इसलिए किए क्योंकि आपके पढ़ने में कोई प्रॉब्लम न हो। यहां पर स्वर संधि है, इसको हम डिटेल से आगे समझाएं। मुख्य रूप से 5 संधि है और उसके बाद वाली संधि भी। व्यंजन संधि है, उसके अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार की है और गौण रूप से 10 प्रकार की है, तो हम सारी के सारी समझाएंगे। और विसर्ग संधि आपके 3 प्रकार की और गौण रूप से 5 प्रकार की। एक एक संधि यहां पर तो स्वर संधि समझाएगी, व्यंजन और विसर्ग संधि नेक्स्ट में आपको समझाई जा रही है। तो यहां पर देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अंतर्गत सबसे बड़ी पहचान है
कि प्लस के पहले स्वर होगा तो स्वर संधि, प्लस के पहले व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि, और प्लस के पहले विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि। यानी प्रथम पद का अंतिम अक्षर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहां प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर है तो स्वर संधि, प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन है तो व्यंजन संधि, प्रथम पद का अंतिम अक्षर विसर्ग है तो विसर्ग संधि। बहुत बड़ी पहचान हमने आपको बता दी है। अब एक संधि का कॉमन नियम आपको समझा देते हैं, फिर स्वर संधि शुरू करते हैं। क्योंकि मूल रूप से संधि विच्छेद पाया जाता है, क्योंकि शुरुआत में संधि विच्छेद था, फिर संधि हुई, यानी शब्द पहले शब्द अलग अलग थे, फिर जोड़े गए थे। तो विच्छेद पहले होता है, जहां विच्छेद होता है वहां नियम काम आता है, और जहां संधि होती है वहां नियम काम नहीं आता है, वहां विकार काम आता है। यह भी डिटेल से आपको बताएंगे। तो यह संधि विच्छेद है, यहां पर नियम काम आएगा। नियम, पहला नियम क्या है, देखिए एक एक नियम। किसी भी संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर जुड़ता है। तो यहां प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है, अ, और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या है, आ। बाकी आपके जो भी है ना, हिम और लय, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, इतना भार अपन को उठाना ही नहीं है। तो यहां पर यह पहला नियम हुआ है कि संधि में हमेशा प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर जुड़ता है। और दूसरा नियम यह है कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिलकर के जो बनता है उसे विकार कहते हैं। उसे क्या कहना है, यहां पर तो है जुड़ना और यहां पर है विकार, दूसरे नियम में है विकार। ये सारा प्रोसेस आपको याद रखना है, जिससे आपकी संधि में सरलता हो जाती है। संधि विच्छेद ही आपको नहीं करना है, संधि भी करनी है, विच्छेद भी करना है, संधि का नाम भी याद रखना है, नियम भी याद रखने हैं, सारी चीजें इस नियम से आपको तीनों संधियों में कॉमन बात है। तो यहां विकार क्या है, अ और आ मिलकर के क्या बना, आ बना, दोनों मिट गए, ये भी मिट गया, ये भी मिट गया, ये बन गया। तो यहां पर तो ऐसा कैसा है ना, हिम प्लस लय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो विकार जब बनता है तब बीच वाले प्रथम पद के अंतिम अक्षर और द्वितीय पद के प्रथम अक्षर को मिलकर के बनता है। अब तीसरा नियम है, विकार हमेशा प्रथम पद के साथ में जुड़ता है। विकार हमेशा प्रथम पद के साथ में जुड़ता है। तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है, मैं के साथ में विकार जोड़ोगे तो हिमालय, ऐसे बन गया हिमालय। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। आप पहली चीज ये याद रखना कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिलकर के संधि बनती है। और संधि तीन प्रकार की होती है। वो तीन प्रकार की कैसे होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि नहीं, तीन प्रकार से संधियां होती हैं। कैसे होती है अभी बताते हैं। जस्ट पहले तीनों नियम आपको रिवाइज कर देते हैं। प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिलकर के संधि होती है। और दूसरा नियम, प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिलकर के जो बनता है उसे विकार कहते हैं। और तीसरा नियम, विकार हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर में इंक्लूड होता है, पहले वाले में। इसीलिए संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम पद का अंतिम अक्षर ही इंपॉर्टेंट होता है संधि में, इसीलिए प्रथम पद के अंतिम अक्षर पर ही संधि का नाम पड़ा है। प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर है तो स्वर संधि, प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन है तो व्यंजन संधि, प्रथम पद का अंतिम अक्षर विसर्ग है तो विसर्ग संधि। अब जैसा कि हमने इससे जस्ट पहले आपको बताया था कि संधि तीन प्रकार से पढ़ी जाती है, स्वर व्यंजन विसर्ग नहीं, तीन प्रकार से विकार होते हैं। पहला होता है, पहली संधि है जिसके अंदर दोनों जुड़ेंगे, पहला और दूसरा दोनों मिलके जुड़ जाएंगे। दूसरी संधि है कि एक चेंज होगा, या तो पहला चेंज होगा या बाद वाला चेंज होगा। तीसरी संधि है दोनों चेंज होंगे, पहला वाला भी चेंज होगा, दूसरे वाला भी चेंज होगा। यहां पर देखिए दिन के साथ में क्या है, दिन के साथ में अ और बाद में ई है, तो दोनों मिलके क्या बन गया, ए बन गया। ए नए के साथ में जुड़ा तो दिनेश बन गया। तो यहां पर दोनों मिलके एक बना है। यहां पर देखिए एक चेंज होगा, इस ई की वजह से त चेंज होगा तो तय का द बन गया। देखिए एक चेंज हुआ है, इस ई के कुछ नहीं होगा, द के अंदर जुड़ जाएगा, जगदीश बन जाएगा। तो यहां पर एक चेंज होगा, ये प्रथम पद का अंतिम अक्षर चेंज हुआ, इसी तरह से द्वितीय पद का प्रथम अक्षर भी चेंज हो सकता है। यहां पर देखिए तीसरी संधि के अंदर दोनों चेंज हो गए, क का तो ग बन जाएगा और है का घ बन जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, वाघरी बन जाएगा, ग आधा हो जाएगा, वाघरी बन जाएगा, दोनों चेंज हो गए। इस तरह से संधि तीन प्रकार से विकार पैदा करती है। विकार हमेशा संधि में पाया जाता है और विच्छेद में नियम पाए जाते हैं। विकार पहचानना आपको आना चाहिए और संधि के नियम पहचान करना भी आना चाहिए। तो
अभी तक आपने कॉमन नियम सीखे हैं, अब शुरू करते हैं स्वर संधि से। अगर आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ना है तो बैकग्राउंड टीचिंग में हमारे पढ़ाया हुआ है, संधि के 4 वीडियोस बने हुए हैं जो कि आपके बैकग्राउंड टीचिंग में हमने पढ़ाए थे, जो आपके रीड संस्कृत भाषा की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको चारों संधियों के नियम आपको मिल जाएंगे। तीनों संधियों के 4 आपके वीडियोज है अलग अलग तरीके से बने हुए, वो आपको मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं स्वर संधि फ्रंट फेस। तो स्वर संधि पढ़ने के लिए आपको स्वरों की जरूरत रहेगी। तो यहां आपके सारे स्वर लिखे हुए 13 के 13 स्वरों से आपको संधि पता होगी। अब स्वर संधि में आपको पहली वाली जो 5 संधियां हैं उनका क्रम सही से याद रखना है। सबसे पहले आपके दीर्घ संधि, उसके बाद में गुण संधि, फिर आपकी वृद्धि संधि, उसके बाद में चौथा नंबर आता है यण संधि और 5वां नंबर आता है अयादि संधि। तो इस तरह से आपको 5 संधियों के नाम याद रखने हैं। आपको पूछे पहले नंबर पे दीर्घ, 5वें पे अयादि, चौथे पे यण, तीसरे पे वृद्धि, दूसरे पे गुण, पहले पे दीर्घ, इस तरह से नंबर आपको सही याद होने चाहिए। नंबर याद होंगे तो आपको एक प्रोसेस ऐसा बताया जाएगा जिसके माध्यम से 5 संधियां आपको एक साथ में याद हो जाएगी। तो यहां देखिए सबसे पहली दीर्घ संधि है, इसको आप अंत में पढ़ें तो अच्छा रहेगा। पहले भी पढ़ लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झमेला हो जाएगा क्योंकि यह दीर्घ संधि एक अपवाद है। किसका अपवाद है? यण संधि का अपवाद है। इसीलिए दीर्घ संधि जब यण संधि आएगी तो हमको समझ में आ जाएगी और आपको भी पता होगा। तो पहले दीर्घ ही पढ़ लेते हैं। देखिए दीर्घ संधि में आपके ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री, ये 4 विकार होते हैं। सबसे पहली बात, प्रत्येक संधि के विकार को माइंड में रखना क्योंकि विकार शब्द के अंदर ढूंढना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं हिमालय, तो इसके अंदर विकार कहां दिख रहा है? ये विकार दिख रहा है। और उसके बाद में लिख रहा हूं हरीश, हरीश में जो आपके ई है उसके अंदर विकार दिख रहा है। उसके बाद में लिख रहा हूं मातृणम, मातृणम के अंदर ये बड़ी री की मात्रा दिख रही है, ये आपके ये बड़ी री की मात्रा है। उसके बाद में मैं लिख देता हूं भानुदय, भानुदय के अंदर ये जो ऊ दिख रहा है ये आपके दीर्घ संधि का है। तो यहां पर ये आ है वो 4 तरीके से होता है। 4 तरीके से कैसे होता है? छोटा प्लस बड़ा, छोटा प्लस बड़ा, बड़ा प्लस छोटा, है ना, छोटा प्लस बड़ा, बड़ा प्लस छोटा, छोटा प्लस छोटा, स्टार्टिंग में क्या आएगा? छोटा प्लस छोटा, छोटा प्लस बड़ा, बड़ा प्लस छोटा, बड़ा प्लस बड़ा, यानी 4 तरीके से प्रत्येक। ये 1 का मतलब है अ और 2 का मतलब है आ। छोटा छोटा बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, यानी कि ये चारों नियम होंगे। आ का नियम, ई का नियम, ऊ का नियम और री का नियम, ये चारों के अंदर ये समान नियम काम आएंगे। यानी कि यहां पर हिम प्लस आलय के अंदर कौन सा नियम आ रहा है? हिम प्लस आलय के अंदर यहां कौन सा नियम काम आ रहा है? हिम प्लस आलय, ये दूसरा नियम काम आ रहा है। अब यहां पर देखिए हरीश के अंदर यहां पर आएगा हरी प्लस ईश, तो यहां पर भी दूसरा नियम काम आ रहा है, छोटी ई प्लस बड़ी ई। मातृणम, यहां पर है आपके मातृ प्लस ऋणम, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा री, तो ये पहला नियम यहां पर काम आ रहा है। भानुदय, इसके अंदर भानु प्लस उदय, तो यहां पर ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना, बड़ा यहां पर पड़ा है। ये री, छोटी री बड़ी री मिलकर के बड़ी री बना और ये तय के अंदर जुड़ गया है, यहां पर पड़ा। ये रह के बाद वाली ई और ये ई मिलकर के बड़ी ई बनी, रह के अंदर जुड़ी, यहां पर पड़ी, ये यहां पर पड़ी। तो ये 4 चीज है जहां पर दीर्घ बनता है, दीर्घ बनता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। अब फिर से वही क्रम है जो आपको हमने बताया, दीर्घ अलग है। अब गुण, वृद्धि, यण और अयादि, गुण को नंबर 1 मानो, वृद्धि को 2, यण को 3 और अयादि को 4, तब जाके आपको एक सिस्टम समझ में आएगा। वो सिस्टम तभी समझ में आएगा जब आपको ये क्रम याद होगा। ये तो सभी को क्रम याद होगा, ए आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी री, बड़ी री, री, ए आई ओ औ, ये क्रम सभी को याद है। तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला ए और आ, और उसके बाद में दूसरा ये ई ऊ री और री तक, और तीसरा भाग है ए आई ओ औ। समझ में आ रहा है? तो ये आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। 3 भागों में डिवाइड करना है। ए आ को अलग रखना है, ई ऊ री री ये अलग रखना है, ए आई ओ औ अलग रखना है। तो ये 3 भाग आपको संधि पढ़ते समय अलग रखना है। अब बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि
के अंदर प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या होगा और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या होगा वो पढ़ते हैं। तो गुण संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर आपके अ और आ ही होगा। तो पहले सभी के प्रथम पद के अंतिम अक्षर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में द्वितीय पद के प्रथम अक्षर पढ़ेंगे। फिर आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, गुण संधि के अंदर दीर्घ संधि अलग ही है, उसको अलग ही रखो, हमने आपको बता चुके हैं ना। तो यह आपको दीर्घ संधि अलग ही रखनी है। गुण संधि के अंदर प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए और आ होगा, और वृद्धि संधि के अंदर भी प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या होगा, अ और आ ही होगा। बात बहुत गहराई से समझनी है। संधि एक ऐसा सैलाब है जिसको समझना, ऐसे क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, अरे गलत हो गया तो क्या करोगे, इसलिए पूरी बात समझना है। संधि के अंदर बहुत कुछ मेहनत करनी है। नंबर 3 पे प्रथम पद का अंतिम अक्षर यण संधि में होगा। यण संधि में कौन सा, ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक है ना, कहां से लगाकर, ई से लगाकर के ली तक। ये कितने हैं, 7 है, 2 4 6 और एक 7, और ये कितने हैं, 2। तो यण संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर, इसकी बारी आ जाएगी। बात समझ में आई ना। यानी गुण संधि और वृद्धि संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए और आ को छोड़ करके कोई नहीं होगा। गुण संधि और वृद्धि संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए और आ के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। राम और सीता, बाकी कोई नहीं। राम और सीता, राम के अंदर है, सीता में आ, यानी अकारांत और आकारांत शब्द होंगे गुण संधि और वृद्धि संधि में। यण संधि में ई से लगाकर ली तक होंगे। तो बताइए चौथी और अंतिम संधि कौन सी है, अयादी। अब अयादी संधि में क्या होगा, अयादी संधि में ये लास्ट वाला होगा, ए आई ओ औ। तो यहां पर आ जाएंगे ए आई ओ औ। तो इस हिसाब से हमने आपको यह बताया था कि संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी के आधार पर संधि का नाम होता है, उसी के आधार पर संधि की पहचान होती है। तो गुण और वृद्धि की पहचान है ए आ। यण संधि का ई से लगाकर ली तक 7 अक्षर होते हैं। अयादी के अंदर प्रथम पद के अंतिम अक्षर को देख करके आप पहचान कर सकते हैं ए आई ओ औ। अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर आता है तो वो अयादी संधि है। परंतु भैया ये तो संधि विच्छेद में पता चलेगा, जब संधि होगी तब कैसे पता चलेगा वो भी हम सिखाएंगे, टेंशन नको। तो यहां पर क्या है, अयादी संधि में ए आई ओ औ आ गया। अब बात करते हैं द्वितीय पद के प्रथम अक्षर की। तो द्वितीय पद का प्रथम अक्षर यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा, क्योंकि गुण संधि में वृद्धि संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर एक जैसा है और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर भी एक जैसा होगा। तो संधि अलग अलग कैसे होगी, तो यहां पर गुण संधि में ये वाला पोर्शन यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, ए यहां पे आ गया। तो गुण संधि के अंदर ये वाला आएगा, वृद्धि संधि में वो वाला आएगा। तो यहां देखिए ए आ के बाद में ई से लगा करके ली तक ये 7 अक्षर होंगे, और वृद्धि संधि में ए आ के बाद में ए आई ओ औ ये आएंगे। तो भैया यहां पर क्या आएंगे, यहां तो पूरे हो गए, यहां पर क्या आएंगे, यहां तो पूरे हो गए, क्योंकि इधर तो ए आ इसने सेट कर दिया गुण और वृद्धि में, इधर ई सेट किया, इधर ए आई ओ औ सेट किया। तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर तो पूरा पूरा सेट हो रहा है गुण वृद्धि यण अयादी के अंदर, और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर गुण के अंदर ई से लगाकर ली तक आ गया, वृद्धि में ए आई ओ औ आ गया। यण में क्या आएगा, वृद्धि में क्या आएगा, तो यण के अंदर सभी स्वर आएंगे और वृद्धि अयादी के अंदर सभी स्वर आएंगे। नो प्रॉब्लम, पूरे के पूरे स्वर आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ध्यान रहे, हमने आपको सबसे पहले दीर्घ संधि समझाई, वो यण संधि का अपवाद है। यण संधि का अपवाद क्या है, यहां पर ई है और यहां पर सारे स्वर आएंगे, क्योंकि यण संधि कहती है इको यणची, इको यणची। अभी सूत्रों से आपको फिर से समझाएंगे। इको यणची कहती है कि इक के बाद में यण आए अची परे रहने पर, यानी कि बाद में स्वर रहने पर। तो उसने कभी भी पाणी जी महाराज ने यह नहीं कहा कि वहां पर आपके असमान स्वर आएगा। हम कहते हैं असमान स्वर आएगा, क्योंकि समान स्वर आएगा तो अक सवर्ण दीर्घ यानी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहां पर आपके इको यणची के माध्यम से यहां पर असमान स्वर आएगा। असमान स्वर मतलब यहां पर ई के बाद में ई और ई के बाद में ई और ई को छोड़ करके दूसरे कोई भी 11 स्वर आ सकते हैं। कुल 13 स्वर होते हैं, क्योंकि ई के बाद में ई आएगा तो बड़ी ई बन जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए यण संधि में ई वाला पोर्शन के बाद में असमान स्वर आएगा और अयादी संधि में ए आई ओ औ के बाद में
कोई भी स्वर आएगा, क्योंकि यहां पर ए के साथ में ए जोड़ते हैं तो आई नहीं बनता है, वो दीर्घ संधि नहीं होती भैया। दीर्घ संधि में तो केवल और केवल 4 नियम ही हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। इस तरह से आपके जो है संधि के अंदर नियम हमने आपको बताए, प्रथम पद के अंतिम अक्षर बताए, द्वितीय पद के प्रथम अक्षर बताए, दीर्घ संधि अलग से बताए, और उसके बाद में गुण, वृद्धि, यण आदि चारों साथ में बताए। अब हम सूत्रों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सूत्रों के माध्यम से समझने के लिए आपको जो है यहां पर 5 संधियों के अंदर 7 सूत्र आपको याद रखने हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का दीर्घ संधि का एक ही सूत्र है, अक सवर्ण दीर्घे। तो पहले इसको अपन जो है डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, अक सवर्ण दीर्घ है, यहां पर तो अक है लिखा, मतलब बहुवचन है। अक प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार आपने नहीं पढ़े हैं तो भैया प्रत्याहार पढ़ लीजिए। 42 के 42 अच्छी तरह से बेरहमी से हमने पढ़ाए हैं, जो कि आपके 8वें वीडियो में। तो अक के अंदर आता है आई उण री लिक, अ ई उण री लिक लिक। तो ऐसे लगाकर क तक, ये माहेश्वर सूत्र में कितने हो गए? यहां पर देखिए अ ई उ री और ली, ये आपके क्या हो गया? ये आपके हो गया अक। अक सवर्ण सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सवर्ण आने पर यानी अ ई उ री ली प्लस अ ई उ री ली आए, सवर्ण आए, मतलब ए के बाद में अ आना चाहिए, ई के बाद में ई आनी चाहिए, ऊ के बाद में ऊ आना चाहिए, री के बाद में री आना चाहिए, और ली के बाद में ली आना चाहिए। कुछ लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, अरे पाणी जी महाराज ने बोला है तो अपन क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो यहां पर क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। अ के साथ में ए जुड़ेगा तो आ बनेगा, ई के साथ में ई जुड़ेगा तो बड़ी ई बनेगी, ऊ के साथ में ऊ जुड़ेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, री के साथ में री जुड़ेगा तो बड़ा री बनेगा, और ली के साथ में ली जुड़ेगा तो ली बनेगा छोटा वाला, लेकिन संधि तो वहां पर होगी भैया। यही चीज याद रखनी है, यही चीज मते की है, ठीक है ना। तो ये आपके दीर्घ संधि के अंदर अक आएगा, उसके बाद में सवर्ण आएगा तो दीर्घ आदेश होगा। उदाहरण बाद में समझेंगे, अभी तो अपन सूत्र समझ रहे हैं। तो अगला सूत्र आपका है अदेंग गुणे। ये आपके गुण संधि का पहला है। गुण संधि के अंदर 2 सूत्र है। पहला अदेंग गुणे है, ये संधि विधायक सूत्र है, ये संधि सूत्र है आद गुणे। तो यहां पर आद गुणे बाद में देखेंगे, अदेंग गुणे पहले देख लेते हैं। ये संधि संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, विधायक सूत्र नहीं है। विधायक सूत्र तो ये है, ये अका सवर्ण है, विधायक है, और अदेंग गुण है, ये संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र और विधायक सूत्र में क्या है? संज्ञा सूत्र तो नाम रखता है, और विधायक सूत्र क्या करता है? संधि करता है। तो ये आपका संज्ञा सूत्र है। अदेंग का हमने जो आपको पहले भी पढ़ाया था, वहां पर भी हमने पढ़ाया था, यहां पर भी जहां स्वर और व्यंजन समझा रहे थे, स्वर के प्रकार समझा रहे, उसके अंदर जो है दीर्घ संज्ञक स्वर, गुण संज्ञक स्वर और वृद्धि संज्ञक स्वर, वहां पर हमने समझाया था। तो यहां पर दया का त बनेगा अत प्लस एंग, अत प्लस एंग। तो यहां पर कोई संधि नहीं हो रही है, यहां पर इस अदेंग को समझा है। अत और एंग ये क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो अत में क्या आता है? अत में ए आता है, और एंग में आई उण री लिक ए ओ अंग, ए ओ अंग में ए और ओ, ये 2 चीज आती है। तो ये इन तीनों का नाम क्या है? इन तीनों का नाम गुण है। यानी ए क्या है? गुण। ए क्या है? गुण। ओ क्या है? गुण। इन तीनों को गुण कहते हैं। ये सप्तर्षि में मिलेगा, ये रमेश में मिलेगा, ये आपके परोपकार में मिलेगा। इस तरह से ये अदेंग गुणे हमने समझा है। अब आपको इसका विधायक सूत्र भी बता देते हैं। आद गुणे, आद का मतलब होता है ए आदि में हो जिसके, ए और आ क्या है? आद है, और इसके बाद में क्या आ जाए? ये ई वाला पोर्शन आ जाए, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर आपके गुण संधि होगी। कैसे होगी वो भी बता देते हैं। ए और आ के बाद में ई और ई आएगा तो ए बनेगा, ए और आ के बाद में ऊ और ऊ आएगा तो ओ बनेगा, ए और आ के बाद में
री और री आएगा तो अर बनेगा, आर नहीं बनेगा। कुछ लोग इसको आर कहते हैं, आ के बाद में री आया तो आर बनेगा, नहीं। ए और आ के बाद में री और री आएगा तो अर बनेगा, और ए और आ के बाद में री आएगा तो अल बनेगा। तो ये पांचों चीज बनेगी तो कहां मिलेगी? ये पांचों चीज अपने को शब्द के अंदर मिलेगी। तो वहां पर अपन को एक तो देखिए, हमने जो आपको बताए कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के अंदर आपको विकार याद रखने हैं। कितने विकार है? 4, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री। ये कहां मिलेंगे? शब्द में। अब यहां पर भी ये 4 है जो आपके, अब इसको क्या कहेंगे? विकार। ये विकार याद रखने हैं। ए आ के बाद में ई मिलेगा तो आपके ए बनेगा, ए आ के बाद में उ बनेगा तो हमने यहां पर आ लिख दिया है, तो यहां पर ओ होगा, ओ ही तो बोला था, तो यहां पर ओ बनेगा। ए ओ अर अल, ये 4 है जो आपके गुण संधि के विकार है, ये आपको याद रखने हैं। और आदि गुणे का हमने व्याख्या कर दी। अब यहां पर वृद्धि संधि को शुरू करते हैं। तो वृद्धि संधि का पहला सूत्र है वृद्धि रादेच, ये आपका संज्ञा सूत्र है। और दूसरा है वृद्धि रेची, ये आपका विधायक सूत्र है। तो पहले संज्ञा सूत्र समझ लेते हैं, वृद्धि रादेच। ध्यान से देखिए, यहां पर र है तो र का विसर्ग बनेगा, ये विसर्ग संधि है। तो यहां पर, अरे वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं लेकिन सूत्र के अंदर तो विसर्ग संधि है, हम कहा करते हैं मर्दवा, ऐसे समझत नहीं है। वृद्धि, उसके अंदर रे का विसर्ग बना और अंदर से क्या लिखा? आदैच, आदैच, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए वृद्धि होगी जब आदैच, आदैच का संधि विच्छेद होगा आत प्लस ऐच, क्योंकि यहां पर आई की मात्रा है। आत का मतलब होता है आ, और ऐच प्रत्याहार ऐ उण री लिक ए ओंग आई औ च, वहां पर आई औ च, आई से लगाकर च तक, आई औ और च मान्य नहीं होगा। तो यहां पर आ आई औ, आ का नाम है वृद्धि, आई का नाम है वृद्धि, औ का नाम है वृद्धि। आ कहां पाया जाएगा? सुखार्थ में पाया जाएगा। आई कहां पाया जाएगा? देवेश्वर्य में पाया जाएगा। औ कहां पाया जाएगा? वनौषधि में पाया जाएगा। तो ये इन तीनों का नाम तो है वृद्धि। और उससे पहले हमने अदेंग गुणे में पढ़ा था, गुण के अंदर क्या था? आ की जगह ए था, आई की जगह ए, आ की जगह अ था, और आई की जगह ए था, औ की जगह ओ था। तो ये एक मात्रा वाले हैं वो तो गुण हैं, 2 मात्रा वाले हैं वो है वृद्धि। ये है संज्ञा सूत्र। अब है विधायक सूत्र। तो देखिए वृद्धि रेची, तो यहां पर देखिए वृद्धि रेची में र का विसर्ग बनेगा क्योंकि विसर्ग संधि है। अरे भैया वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं लेकिन सूत्र के अंदर विसर्ग संधि है, र का विसर्ग बना, अंदर से एची निकला। तो एची, यहां से बात शुरू करनी है। लास्ट में छोटी ई की मात्रा आती है तो सप्तमी एक वचन होता है, शब्द रूपी। यहां पर भी काम आता है मातरी, पितरे, गवी, मनसी, वचसी। सप्तमी एक वचन में छोटी ई की मात्रा है। भगवती, भवती, सप्तमी एक वचन में छोटी ई की मात्रा होती कि नहीं होती? होती। तो यहां पर मूल शब्द क्या? यहां पर एच शब्द है, एच प्रत्याहार है, प्रत्याहार भी नहीं पड़ता है। तो काहे कारण देखता है भैया? तो यहां एच प्रत्याहार में आई उण री लिक, ये 2 बात छोड़ दो। उसके बाद में ए ओ अंग आई उच्च, 2 लाइन के अंदर ए ओ अंग, ए ओ अंग, और उसके बाद में आई औ च। तो ये 4 अक्षर आते हैं वो आपके एच प्रत्याहार में। भारी लग रहा है क्या? लगेगा भैया, प्रत्याहार वगैरह आपने पढ़े नहीं, सीधे संधि पढ़ रहे हो। सूत्रों की व्याख्या करना और सूत्रों के अंदर क्या बात लिखी है ये बात जानने की कोशिश करो, हार मत मानो। क्योंकि थोड़े से सूत्र हम जो मेन इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, सारे आपको कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थोड़े ही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये हो सकता है कि पूछ लिया तो आपके गलत हो जाएगा ना, गलत नहीं होना चाहिए। हम उस बेस तक आपको पहुंचा रहे हैं जिस बेस के माध्यम से आप थोड़ी मास्टरमाइंड बन जाओ, जिससे 30 से 30 क्वेश्चन आप राइट कर सको। तो देखिए यहां पर एच प्रत्याहार में ए आई ओ औ, और यहां पर सप्तमी, सप्तमी का मतलब होता है परे रहने पर, सप्तमी विभक्ति मतलब परे रहने पर, एच प्रत्याहार परे रहने पर, एच प्रत्याहार परे रहने पर वृद्धि संधि होती है। सूत्र का मतलब सूत्र है, छोटी छोटी बातें लिखी है। अब इससे पहले गुण संधि पढ़ी थी, उसमें आद गुणे लिखा हुआ था। आद गुणे के अंदर ए आई ओ औ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन भाई ई ऊ री 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 नहीं लिखा हुआ था।
भाई द्वितीय पद का प्रथम अक्षर नहीं लिखा हुआ था, यहां प्रथम पद का अंतिम अक्षर नहीं लिखा है, तो वृद्धि संधि के अंदर प्रथम पद का अंतिम अक्षर नहीं लिखा है, केवल एच लिखा है। मतलब द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ए ओ आई औ होने पर यहां आपके, तो यहां क्या होगा, यहां गुण वाला सेम होगा, क्या होगा, ए या आ होगा। तो यहां ए आ के साथ में ए जुड़ेगा, ए आई ओ औ, तो यहां पर आपके डिवाइडेशन ऐसे होगा, ए आई ओ औ, ऐसे डिवाइडेशन करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो माहेश्वर सूत्र के अनुसार लिखा था। ए आ के बाद में ए आई जुड़ेगा तो आई बनेगा, ए आ के साथ में ओ औ जुड़ेगा तो औ बनेगा, लेकिन वो जो आ कहां बनेगा, वो आपका अपवाद है, उसको अलग से पढ़ेंगे। इसलिए वृद्धि संधि के तीन हो गए, एक तो आई, एक औ और एक आ, ठीक है ना। तो आई और औ मुख्य रूप से यहां पढ़े जा रहे हैं, आ को अलग से पढ़ा जाएगा। अब आपका अगला सूत्र है इको यणची। इको यणची यण संधि का सूत्र है और एकमात्र सूत्र है, इसी सूत्र के अंदर सारी बातें लिखी है। तो यहां पर इसको अलग अलग करेंगे तो इको यणची, यणची ऐसा बनेगा, इको यणची इस तरह से बनेगा, इको यणची। तो इको यणची को किस तरह से अलग अलग कर सकते हैं और ज्यादा, उसको भी हम यहां बता देते हैं। देखिए इको का मतलब होता है इकह, ये उत्वय विसर्ग संधि से विसर्ग बना है, और यणची के अंदर न के अंदर से ए निकालो तो यण, और उसके बाद में क्या बनेगा, ए निकला तो अची। अची का मतलब आप जानते ही हो, अच का मतलब स्वर होता है। तो आपको हमने अभी अभी बताया कि जो आपके वृद्धि रेची सूत्र था, वृद्धि रेची सूत्र के अंदर जो है एची था, एची के अंदर सप्तमी विभक्ति थे, तो यहां पर अची के अंदर भी सप्तमी विभक्ति है। मूल शब्द है अच, अच का मतलब होता है स्वर। तो आपको पता ही है स्वर परे रहने पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, मतलब वो द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है। तो यहां पर अच आपके द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है, तो यहां पर मान लो इक होगा, इक प्रत्याहार आपको आता है, इक प्रत्याहार आई उण री लिक है ना। तो ए के बाद में ई होता है, ई से शुरू होने वाला पहला प्रत्याहार ई ऊ, अ ई ऊ री, और उसके बाद में लिक, तो ये लरी, अ ई उ री लरी। तो इक के अंदर आपके चार चीज आती हैं, ई उ री लरी। ये इक क्या बन जाता है, यण बन जाता है। इक क्या बन जाता है, यण बन जाता है। अगर इक के बाद में कोई भी स्वर आए तो हमने यण संधि में आपको बताया प्रथम पद का अंतिम अक्षर ई उ री री और लरी, ये 7 अक्षर होते हैं, लेकिन मूल रूप से इनको यहां पर 4 अक्षर ही जो माहेश्वर सूत्र में है, तो इसका क्या बन जाता है, यण बन जाता है। तो यण प्रत्याहार भी आपके हयवरटलन है ना, 5वीं लाइन से शुरू होता है माहेश्वर सूत्र की। हयवरटलन के अंदर क्या है, ह तो चला गया य व र त मान्य नहीं है, और लन का क्या होगा, लय होगा। इस तरह से आपके जो है ये आधे होंगे, यहां पर ये पूरे नहीं होंगे, आधे होंगे, इनके अंदर कोई भी स्वर नहीं होगा। तो ई का य बनेगा, ऊ का व बनेगा, री का र बनेगा, लरी का लय बनेगा। इस तरह से आपके यण संधि के अंदर इको यणची सूत्र कहता है, इक का यण बनता है अची परे रहने पर, इक का यण रहता बन जाता है अची परे रहने पर, इको यणची। अब आपका जो है अयादि संधि का सूत्र है। अयादि संधि का देख सकते हो आप, एचो अयवायव है, ये सूत्र है। तो यहां पर एचो, एचो का मतलब एच, एच प्रत्याहार में क्या क्या आता है, ए ओ अंग आई ओ चे, ए ओ आई औ, ये इसका सही क्रम है। आपको क्रम पूछे तो ये होगा ए आई ओ औ नहीं होगा, ए ओ उसके बाद में आई औ, इस तरह से इनका सही क्रम है। इसका क्या बनेगा, अयवायव है। देखिए ये क्या है, ये अह, इसको अवग्र चिन्ह को अ कहते हैं, अयवायव, ये बनेगा, ठीक है ना। अब इस अयवायव को और ज्यादा डिटेल से करते हैं। तो देखिए यहां से अ लिया, ये पड़ा अ, यहां से क्या लिया, यह को हलंत किया, हलंत किया, अंदर से क्या निकला अ के बाद में वह को हलंत करो, वह को हलंत किया, वह के अंदर से क्या निकला आ के बाद में यह ले, यह को हलंत करो, और यह के अंदर से आ ले, आ के बाद में इस वह को फिर से हलंत कर दो और आगे छोड़ दो। तो यहां पर क्या बना, अय अब आय अब, ये किसका बनता है, क्रमशः एच का अयवायव बनता है। तो एच के अंदर क्या क्या आता है, ए का अय बनता है,
और ओ का अव बनता है, और आई का क्या बनता है, आय बनता है, और औ का क्या बनता है, आओ बनता है। इस तरह से एचो अयवायव्य सूत्र है। एच का क्रमशः अयवायव्य बनता है। कब बनता है वो पहले बता चुके हैं। कहां पर बता चुके हैं, इको यणची और वृद्धि रेची, उसके अंदर अच परे रहने पर। वृद्धि रेची में तो एच था, इको यणची में बताया अच परे रहने पर। तो इको यणची का जो सूत्र है वहां वाली बात यहां पर भी काम आ रही है। द्वितीय पद के प्रथम अक्षर के लिए द्वितीय पद का प्रथम अक्षर होगा वो कोई भी स्वर होगा, अची होगा। अची का मतलब अच परे रहने पर, यह बात पहले वाले सूत्र में बता चुके हैं। इसलिए इस सूत्र में केवल ये बोल रहे हैं एच होगा तो उसका अयवायव्य बने होगा, और इक होगा तो उसका यण बनेगा। इको यणची एचो अयवाय, ये सूत्र क्रमशः है। इसलिए इक का तो यण बनेगा और एच का अयवायव्य बनेगा। तो एच का अयवायव्य बनेगा तो ए का अय बनेगा, ओ का अव बनेगा, आई का आय बनेगा, औ का आओ बनेगा। ये बात छोटी सी नहीं है। अभी तक तो हम मुख्य संधियां पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये अच्छे से आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो जब अपवाद में जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे। ये स्वर संधि की 5वीं और अंतिम संधि है। हालांकि इसको एक बार और रिपीटेशन में ले रहे हैं, उसके बाद में उदाहरण लेंगे, और उसके बाद में जो है आपके अपवाद के 2-3 संधियां हैं वो लेंगे, और उसके बाद में जो है आप इसके जो मुख्य अपवाद है उदाहरण हैं उनको लेंगे और फिर संधि समाप्त करेंगे। लेकिन अगर आपको 5 संधियां कंटिन्यू नहीं आ रही है तो आपके कोई भी काम की बस की बात नहीं है। तो यहां पर जितने सूत्र हैं उन सभी सूत्रों की हमने एक एक करके व्याख्या करी है और यहां पर समझाया है। हो सके तो आप कॉपी में नोट डाउन कर ले और वीडियो स्किप करके पीछे ले जा करके आप सारे के सारे इसी तरह से सूत्रों की व्याख्या लिख सकते हैं। यहां पर 5 संधियों के नियम बताए गए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद्य संधि। 5 की 5 संधियां यहां पर एक्सप्लेन की गई है। सारे के सारे नियम यहां पर समझाए गए हैं। इसके बाद में उदाहरण आपको समझाए जाएंगे। तो दीर्घ संधि के 4 नियम है। पहला नियम है ए आ के साथ में ए आ जुड़ेगा तो दोनों मिलके आ बनेगा। ई के बाद में दूसरा नियम ई के बाद में ई जुड़ेगा तो बड़ी ई बनेगी, और ऊ के बाद में ऊ जुड़ेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। री के बाद में री जुड़ेगा तो बड़ा री बनेगा। 4 विकार होते हैं दीर्घ संधि में। उसके बाद में गुण संधि का पहला नियम है ए आ के बाद में ई जुड़ेगा तो ए बनेगा, ए आ के साथ में ऊ जुड़ेगा तो ओ बनेगा, ए आ के साथ में री जुड़ेगा तो अर बनेगा, और उसके बाद में ए आ के साथ में खुद री जुड़ेगा तो अल बनेगा। ये 4 जो है आपके विकार किसके हैं, गुण संधि के। प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए आ ही होगा। वृद्धि संधि में भी प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए आ ही होगा, लेकिन ए आ के बाद में ए आई जुड़ेगा तो आई बनेगा। ऐसा नहीं है कि आ के बाद में आई जुड़ा तो ये आई यहां पर आ गया, आ कहां गया, ऐसा नहीं है। आ और आई जुड़ेगा तो आ और आई दोनों मिट जाएंगे, एक नया आई बनेगा। ए आ के साथ में ए आई जुड़ेगा तो आई बनेगा, ए आ के साथ में ओ औ जुड़ेगा तो औ बनेगा। ये वृद्धि संधि के 2 नियम हैं। देखिए यहां पर बहुत सारे अपवाद है और इसके बाद में आपको अपवाद पढ़ाएंगे। दीर्घ संधि के भी बहुत सारे अपवाद है, वो भी हम पढ़ाएंगे आपको। अगर आपको ये सामान्य नियम याद नहीं हुए तो अपवाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये सामान्य नियम याद करें। दीर्घ संधि के बहुत सारे अपवाद है, गुण संधि के भी है, और वृद्धि संधि तो अपवादों से भरी हुई है। यहां पर केवल 2 नियम है, लेकिन यहां पर सप्तविशी की संधि है आपके वृद्धि संधि, वो आप आगे समझाएंगे। 7 प्रकार की वृद्धि संधि है। यण संधि के अंदर जो है आप देख सकते हो ई के बाद में असमान स्वर आया तो ई का यह बनेगा हलंत वाला, और ऊ के बाद में असमान स्वर आया तो छोटे ऊ का भी हलंत वाला वह बनेगा, और बड़े ऊ का भी हलंत वाला यह बनेगा। ऐसा नहीं है कि वह बनेगा, ऐसा नहीं है कि छोटे ऊ के हलंत वाला वह बना और बड़े ऊ का बिना हलंत वाला किया तो गड़बड़ हो जाएगा। यण संधि और अयादी संधि दोनों में हलंत वाले बनते हैं। यण संधि का तीसरा नियम है री के साथ में कोई असमान स्वर जुड़ा, यानी री नहीं आया, बाकी कोई भी स्वर आया तो री का रह बनेगा हलंत वाला, और उसके बाद में री के साथ में असमान स्वर जुड़ा तो री का लय बनेगा हलंत वाला, और उसके बाद में अयादी संधि के अंदर ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो ए का अय बनेगा हलंत वाला, ओ के बाद में कोई भी स्वर जुड़ेगा तो ओ का ओ बनेगा हलंत वाला, आई के बाद में कोई भी स्वर जुड़ेगा तो आई का आय बनेगा हलंत वाला, औ के बाद में कोई भी स्वर जुड़ेगा तो औ का आओ बनेगा हलंत वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये हमने आपको सारे नियम एक ही साथ में समझा दिए, स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख सकते हो। सारे के सारे नियम यहां पर समझाए गए हैं। अब थोड़े से उदाहरणों पे चर्चा करते हैं और उसके बाद में अपवादों की ओर ढलते हैं।
तो सबसे पहले आपके दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, उनको समझा देते हैं। सिर्फ 4 उदाहरण देते हैं और चारों के माध्यम से चारों नियम आपको समझ में आ जाएंगे। जहां संधि होती है वहां हमेशा विकार ढूंढना चाहिए। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा री और बड़ा ऊ, इसके टुकड़े करने हैं। यहां पर आ के टुकड़े किए, एक टुकड़ा उसी के अंदर रहेगा, तो उसी के मतलब मैं के अंदर रहेगा, तो क्या बनेगा राम। और एक उसके जस्ट बाद वाले के पहले, तो बाद वाला वह है, तो वह से पहले ए जोड़ दिया तो वतार का अवतार बन गया। समझ में आ रहा है? इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। श्रीश, श्रीश के अंदर जो बड़ी ई की मात्रा है उसके 2 बड़ी ई बनेंगे। शब्द हालांकि छोटा है, तो यहां पर एक होगा श्री और एक होगा ईश, तो ये बड़ी ई और ये बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बना, वो बड़ी ई इसके अंदर जुड़ी तो ये श्री बना। पितृषी, तो यहां पर एक तो होगा पितृ, एक री तो इसके अंदर ही रखना, ये बड़ी री की मात्रा है, इसके अंदर ये छोटी री की मात्रा है। पितृ प्लस एक री इधर आ जाएगा, ये री और ये री सेम है, तो यहां पर ऋषि हो गया। पितृ प्लस ऋषि, ये दीर्घ संधि है। अब एक शब्द यहां पर लिख रहा हूं पित्राज्ञा, इसमें कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, प्रथम पद का अंतिम अक्षर री, दूसरे पद का प्रथम अक्षर आ, प्रथम पद का अंतिम अक्षर पितृ प्लस आज्ञा, यानी कि पितृ प्लस आज्ञा प्रथम पद का अंतिम अक्षर री होता है, तो ई ऊ री री री, ये यण संधि में होता है, इसलिए पित्राज्ञा यण संधि का शब्द है। तो यहां पर आपको बड़ी री दिखे तो वो होता है दीर्घ संधि, और यहां पर त्रय दिखे तो वो होता है आपके कौन सी संधि? वो होती है आपके यण संधि। यहां पर कंपैरेटिव स्टडी की अपन ने। यहां पर बड़े ऊ की मात्रा है लघुत्तर में, तो यहां पर क्या होगा? लघु प्लस उत्तर, लघु का मतलब छोटा, उत्तर का मतलब उत्तर। तो इस तरह से दीर्घ संधि में सबसे बड़ी पहचान यह है, और ये ध्यान रखने की बात है कि कहीं पर भी आपको आ दिखेगा तो आप पहचान लेंगे, लेकिन बहुत सारे शब्दों में यहां छोटी बड़ी की मात्रा होती है और आप छोटी कर बैठते हैं, तो वहां आप गलतियां करते हैं। जैसे कुछ लोग लिख देते हैं परीक्षा, और परीक्षा में री बड़ा होता है परीक्षा, और कुछ लोग लिख देते हैं हरीश, हरीश गलत होता है, तो सही क्या होता है? हरीश। इस तरह से ये शब्द सही होते हैं जिसके अंदर बड़े की मात्रा होती है। कुछ लोग लिख देते हैं कपिस, लिखने में सही होता है, लिखने में अच्छा दिखता है, लेकिन होता नहीं है कपेश। कुछ लोग लिख देते हैं सुक्ति, अरे सुक्ति ऐसे लिखने में अच्छा दिखता है लेकिन सही नहीं होता, ये होता है सूक्ति। यहां पर बड़े ऊ की मात्रा दीर्घ संधि, यहां पर बड़ी ई की मात्रा दीर्घ संधि, यहां पर बड़ी ई की मात्रा दीर्घ संधि। तो इस तरह से दीर्घ संधि का ध्यान रखना है और बहुत सारे शब्दों का अध्ययन करना है। अब बात करते हैं आपके गुण संधि की। तो गुण संधि के 4 नियम है और 4 उदाहरण यहां पर है। विकार ढूंढना है ए की मात्रा, विकार ढूंढना है ओ की मात्रा, विकार ढूंढना है अर। ध्यान से देखो, यहां पर विकार है अर, अर विकार कैसे है के अंदर ए की मात्रा और यहां वाला री, तो वो क्या बन गया? अर बन गया। अर किसका बनता है? ए प्लस री से अर बनता है। तो यहां पर तवलकार, वह के अंदर क्या है? ए, और यहां पर क्या है? अदल है, तो अल भी किसका है? गुण संधि का विकार है। तो हमने आपको ए, ओ, अर और अल, ये 4 चीज यहां पर जस्ट पहले आपको समझाई थी। तो इसके टुकड़े करते हैं। ए के टुकड़े करेंगे तो रमा प्लस ईश होगा, तो यहां आ के साथ में ई जुड़ा तो ए बना, ए मैं के अंदर जुड़ा तो मैं बना। नियम तो आपको रटने पड़ेंगे भाई, भारी लग रहा है तो आपका अभ्यास कम है। यहां पर परोपकार में पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार के अंदर ए और ऊ मिले ओ बना, ए और ऊ मिलकर के ओ बना, ओ रे के अंदर जुड़ा रो बना। अब यहां पर समझाने की बात है, महा प्लस ऋषि, ध्यान से ध्यान देना। यहां पर ऋषि, ये जो अर है ना, अ और रे, ये स है ना, ये स के ऊपर जो रे है वो उर्ण रपर सूत्र से ये रे ऊपर बैठा है। जो अक्षर ऊपर होता है वो आधा होता है, नीचे होता है वो पूरा होता है। जैसे यहां पर अपन ने लिखा क्र और ये लिखा कर, तो यहां पर क आधा है, रे आधा है। यहां पर रे आधा दिखता है लेकिन वो होता नहीं है। यहां पर जो ऊपर है वो आधा है, यहां पर क आधा है
और जो ऊपर होता है वो पहले होता है। तो इसको डिटेल से लिखते हैं। यहां पर क आधा है और रे पूरा है, यानी रे के अंदर ए की मात्रा है। इसको डिटेल से लिखते हैं। जो ऊपर होता है वो पहले होता है और वो आधा होता है। तो यहां पर रे आधा है और क पूरा है। रे ऊपर है तो वो पहले बोला जाएगा, रक बोला जाएगा, और ये क्र बोला जाएगा। इस तरह से ये आपके यहां बात हमने समझा दी। अब देखिए यहां पर जो आपके म है उसके अंदर अर है, अर के टुकड़े किए आ प्लस री, तो आ कहां आ गया, महा के अंदर, और इधर क्या ऋषि, इसको वापस जोड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। महा प्लस ऋषि के अंदर जो है अपने है के अंदर से आ निकाल दिया और उधर से री लेके आ गए और उधर से शी बाहर निकाल दिया। आ के साथ री जुड़ा तो नियमानुसार यहां पर अर बनेगा, आर नहीं बनेगा, क्योंकि गुण संधि का अपवाद होता है वो अर होता है। यहां पर मह लिख दिया, यहां पर शी लिख दिया। ध्यान से ध्यान दो, यहां पर है अंदर से आ निकला तो है हलंत वाला रह गया था, उसके अंदर से आ बाहर निकल चुका था री से मिलने के लिए। जब आ री से मिला तो वो साथ में बन गया अर। अब है के अंदर तो ए ऑब्वियसली जुड़ ही जाएगा और ये र है वो सी के ऊपर चला जाएगा तो महर्षि फिर से बन जाएगा। इस तरह से आपका महर्षि शब्द क्लियर हुआ है। तो यहां पर महा प्लस ऋषि होगा, उसी तरह से तव प्लस लिकार होगा, लिकार होगा। तो तव प्लस लिकार जैसे शब्द बहुत कम मिलते हैं। तो यहां पर ए के अंदर ली जुड़ा तो अल बना, क्या बना, अल बना, अल बना तो ए तो वह के अंदर आ गया और ले यहां पर आधा हो गया। बाकी के गुण संधि के अपवाद आगे पढ़ेंगे, यहां मुख्य नियमों को हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि के अंदर दो डबल मात्रा होती है, चाहे वो आई की हो चाहे औ की हो, वो आपके होती है वृद्धि संधि। यह सबसे बड़ी पहचान है। अगर एक मात्रा होती है तो गुण संधि और दो मात्रा होती है तो वृद्धि संधि। तो यहां पर आपको पता है ए या आ के बाद में ए आई होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो आ के साथ में ए जुड़ा, आ के साथ में ए जुड़ा तो आई बना, आई द के अंदर जुड़ करके दई बन गया, सदैव, सदैव। और यहां पर मान लो लिख दे सदैव, तो ये भी शब्द सही है। इसका संधि विच्छेद होगा सदा प्लस इव, और इसका मतलब होता है हमेशा की तरह, और इसका मतलब होता है हमेशा ही, हमेशा ही और हमेशा की तरह। तो ये दोनों शब्द राइट है। वनौषधि के अंदर आपके वन प्लस औषधि होगा, तो यहां पर भी आपके वृद्धि संधि का ए के साथ में औ जुड़ा तो दोनों मिलकर के औ बना और वो नए के अंदर जुड़ा वनौषधि बना। तो वृद्धि संधि के मुख्य नियम तो सिंपल ही है। आगे सप्तविषी की वृद्धि संधि आएगी तब आपको जोर पड़ सकता है, इसलिए इन नियमों से अवगत रहें। अब बात करते हैं यण संधि की। यण संधि में आप देख सकते हो चार नियम है और चार शब्द यहां पर है। ये ई का यह बनता है, ये ऊ का वह बनता है, ये री का र बनता है, ये ली का ल बनता है। जब ई का यह बनता है तो यहां देखिए यण संधि में काफी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। यह से पहले आधा अक्षर है, वह से पहले आधा अक्षर है, और यहां र से पहले आधा अक्षर है, और यहां पर ल से पहले आधा अक्षर नहीं है। तो तीन नियमों के अंदर पहले आधा अक्षर मिलेगा। तो ई का यह का ई बना दो, तो यहां देखिए शुद्ध्युपास्य के अंदर ध के जस्ट बाद में यह है, और यह के जस्ट पहले ध आधा है तो यह का ई बनाओ, यह का ई बनाओगे तो यह के अंदर वाले स्वर के कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह के अंदर जो ऊ है उससे बाद वाले शब्द की शुरुआत करो, तो पहले तो उपास्य बना दो। अब इस यह का ई बना करके उस ध के अंदर जुड़ो तो यहां पर शुद्धि बन गया। ये शुद्धि प्लस उपास्य बना। अब ध्यान से ध्यान देना, शुद्ध अंदर से ई बड़ा ई निकला, उसके बाद में ऊ और यहां पास्य
को हटा दिया। नियम यहां पर काम आता है संधि विच्छेद में। ई के बाद में ऊ आएगा तो ई का यह बनेगा, ई का क्या बनेगा, ई का यह बनेगा, और उसके बाद में जो है सेम टू सेम रहेगा। इस ऊ के कुछ नहीं बिगड़ेगा। यण संधि में एक तरफ परिवर्तन होता है। तो ध्यान से ध्यान दीजिए, शु उसके बाद में द आधा है, यह के अंदर ऊ जुड़ जाएगा, यू बन जाएगा, फिर से शुद्ध्युपास्य बन जाएगा। बात क्लियर हुई। अब यहां पर धनेश वेव, वह से पहले आधा अक्षर होता है तो वह का ऊ बना दो, और वह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत कर दो। तो वह के अंदर ए की मात्रा है तो यहां पर एव बन गया। अब वह का ऊ बना तो उस सह के अंदर जुड़ेगा तो शु बन जाएगा। बाकी वाला धने ऐसा का ऐसा रहेगा तो धनेशु प्लस एव हो गया धनेश वेव का। अब ध्यान से ध्यान दीजिए, धनेश है षटकोण वाला, उसके अंदर से ऊ निकाल दिया और उसके बाद में ए लेके आए। ऊ के बाद में ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो यहां पर ए आया है तो ऊ का क्या बन जाएगा, तो यहां आपके धनेश ऐसा का ऐसा है और ऊ की जगह वह बना दिया, और बाद में क्या है ए, और यहां पर तो वह है, वह के कुछ नहीं होगा। तो अभी वैसा का वैसा धनेश है, आधा है तो आधा ही रहेगा, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, वह के अंदर ए की मात्रा आ जाएगी और वहां से वह आ जाएगा धनेश वेव इजिकल टू धनेश वेव। तो यहां आपने ये चीज समझ ली। अब मात्रा ज्ञा को ऊपर लिख के डिटेल से करते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इसका संधि विच्छेद होगा मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। तो यहां पर देखिए ये जो त्र है ना, त्र, इस त्र के अंदर क्या क्या है, पहले तो त और उसके बाद में र और उसके बाद में अ। तो यहां र से पहले आधा अक्षर है, ये त आधा है, ये र से पहले आधा अक्षर है। तो तीन बातें याद रखनी है, यह से पहले आधा अक्षर है तो यह का ई बना दो, और वह से पहले आधा अक्षर है तो वह का ऊ बना दो, र से पहले आधा अक्षर है तो र का री बना दो। क्या बना दो, री बना दो। तो यहां पर आपको ध्यान देने की बात है कि र के अंदर जो स्वर है उसके कुछ नहीं बिगड़ेगा, आधे र का री बनेगा। अगर उसके अंदर स्वर सहित आप री बना रहे हो तो उस ए को कहां ले जाओगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये संधि विच्छेद करना सीखते हैं। यहां पर मातर, देखिए ये प्र है ना, उसी जगह उसी तरह ये त्र है, त्र के अंदर तय के नीचे र है, पै के नीचे र है, तो पै आधा है र पूरा है। त्र के अंदर ऐसे लिखो कैसे भी लिखो, ये भी त्र है, ये भी त्र है, ये भी त्र है, तो ये तो त है और ये र है, तो तय आधा है और उसके बाद में र है। तो र का री बनाओ, र का री बनाओगे तो देखिए यहां पर त, यहां पर र और यहां पर आ। तो र के अंदर जो आ की मात्रा है उससे बाद वाले शब्द की शुरुआत करो तो आज्ञा बन गया। अब इस र का री बनाओ और वो री उस तय के अंदर जोड़ो। तो तय के अंदर ये र का री बना था, उसको जोड़ा तो यहां पर त्रि बन गया, तो मातृ प्लस आज्ञा बन गया। अब वापस करते हैं इसको शोल, ये यण संधि का है। ध्यान से देखिए, मात यहां पर री को अलग किया, यहां पर किसको अलग किया, री को अलग किया, और उधर से क्या लाए, आ, या को अलग रख दो। अब यहां पर मात्र शब्द है उसके कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया संधि में केवल प्लस के पास पास वाले अक्षरों में रिएक्शन होता है, बाकी किसी में कुछ नहीं होता है। री का र बन गया, बाद में आ आया और उसके बाद में ज्ञा लिखा। अब यहां पर ये आपको तय और र जोड़ना है, तो यहां पर मां और तय और र जोड़ेंगे तो त्रय बनेगा। ये भी अलंत है, ये भी अलंत है, तो अभी तक उसके अंदर कुछ भी नहीं जुड़ा है। तो यहां देख लीजिए, ये जो आपके मां, उसके बाद में त्रय के अंदर आ जुड़ेगा तो त्रा, और उधर से आएगा ज्ञा, मात्रा ज्ञा, मात्रा ज्ञा इजिकल टू मात्रा ज्ञा। समझ में आ गया है? नहीं आया तो रिपीट करके देख लो भैया। अब बात करते हैं अयादी संधि की। तो ये अंतिम रूप से आप देख सकते हो अयादी संधि के 4 नियम है और 4 उदाहरण यहां पर प्रस्तुत है। यहां पर देखिए, ये आपके अय नाम का विकार है, और यहां पर आपके आय नाम का विकार है, यहां पर आपके अव नाम का विकार है, यहां पर आपके आव नाम का विकार है। तो ए का आय बनता है, और आई का आय बनता है, और ओ का अव बनता है, और औ का आव बनता है। चारों के चारों बना देते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, नयन। अपने नयन लगा के नयन को नयन रूप से देख लीजिए। तो यहां पर
नयन है, नयन के अंदर न के बाद में क्या है अ के बाद में क्या है य को हलंत करो और उसके अंदर से ए निकालो और न के साथ जोड़ दो, अन बन गया। तो अपने को अय मिल गया, ध्यान से समझ रहे हो ना। अय मिल गया तो अय का क्या बनाओ, ए बनाओ, अय का ए बनाओ और वो ए न के अंदर जोड़ो, ने बनाओ, ने प्लस अन बना, ने प्लस अन बना। तो नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन बना। अब इसके अंदर से न के अंदर से अय वापस निकाल करके, ए वापस निकाल करके और उसके बाद में इस ए का वापस अय बना करके और नयन बना सकते हो वापस। अब नायक के अंदर ध्यान से देखो, यहां पर क्या है न और उसके अंदर क्या है आ, उसके बाद में क्या है यह, उसको हलंत करो, उसके अंदर से ए निकाल करके कै जोड़ो तो अक बन गया। न के अंदर से आय निकाला, आय का हलंत होता है तभी उसका क्या बनता है, अई बनता है। अब न के अंदर जो न के बाद में आय है उसका आई बन गया और उसके बाद में अक है। अब इसका आय का आई बना और आई का वापस आय बनता है, क्योंकि आई के बाद में जो आपका अ आता है वो कोई भी स्वर आता है तो आई का आय बनता है, वो यहां पड़ा है। संधि विच्छेद करेंगे तो न के अंदर आई जोड़ेंगे तो नई बनेगा, नई प्लस अक इसका संधि विच्छेद है। अब नई प्लस अक इसका संधि विच्छेद है तो इसको वापस नायक बनाएंगे तो न के अंदर से आई निकाल करके देखेंगे। अब आई के बाद में कोई भी स्वर आता है तो आई का क्या बनता है, आय बनता है। आय हमेशा हलंत वाला होता है। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में बड़े बड़े स्तर पर जो है बिना हलंत वाला पढ़ाया जाता है, ऐसा हमने अनुभव किया, देखा है, तो वो गलत चीज है। तो यहां पर न के अंदर जो आ जुड़ गया तो ना बन गया, यह के अंदर है जुड़ गया तो यह बन गया और कह तो बना ही हुआ है, फिर से नायक बन गया। ऐसे बड़ी मुश्किल से नायक बनता है। आप सोचते हो खड़े खड़े ही नायक बन जाएंगे, ऐसे नायक नहीं बनता। अब पै पावक, पावक है ना, उसको पै के अंदर से आ निकाला और उसके बाद में वह को हलंत किया, फिर वह के अंदर से ए निकाला, उसको कै के साथ जोड़ करके अक बना दिया, अपन को आव मिल गया, आव का औ बनाया, औ पै के अंदर जोड़ा, पऊ प्लस अक बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको वापस पऊ प्लस अक को पावक बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरणों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उदाहरणों का सिलसिला यही समाप्त हुआ। अब चलते हैं अपवाद की ओर। तो शुरू करते हैं अपवादों का दौर। जी हां, स्वर संधि के अंदर अपवाद है, व्यंजन संधि में किसी तरह का अपवाद नहीं। हालांकि वहां पर एक एक शब्द में 3-4 संधियां पाई जाती हैं, लेकिन यहां पर देखिए आप कहते हो पर रूप संधि, पुरु रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, लेकिन ये कोई संधि नहीं है। जो पर रूप संधि है वो दीर्घ का अपवाद है, गुण का अपवाद है, हम आपको अलग अलग समझाएंगे। और जो आपकी पुरु रूप संधि है वो केवल और केवल अयादी संधि का अपवाद है। प्रकृति भाव संधि है वो 3 प्रकार की संधि है, ये विशेष संधि है, लेकिन ये यण और अयादी का अपवाद भी है। और उसके बाद में एक शब्द हम ऐसा समझाएंगे जिसके अंदर 3 संधियां साथ साथ में आती है। व्यंजन संधियों में एक ही शब्द में 3-3 संधियां देखी जाती है, लेकिन स्वर संधियों में यह बहुत कम देखा जाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे। उसके बाद में सप्तविषयी की वृद्धि, ठीक है ना, सप्तविषयी की वृद्धि संधि है, वो 7 प्रकार की वृद्धि संधि है। उन 7 प्रकारों में पररूप संधि का अपवाद देखा जाएगा और ज्यादातर गुण संधि का अपवाद देखा जाएगा, जो हम सारे के सारे आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, आपको जो है अच्छे तरीके से जो है सारे के सारे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना है। अब हम आपको सूत्र वाइज समझाते हैं। सबसे पहले जो पररूप संधि है और पुरुरूप संधि है इसको अलग से आपको समझा देते हैं। फिर पररूप संधि के अंदर दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो सूत्र से हम आपको पररूप संधि समझा देते हैं, दीर्घ संधि का अपवाद, फिर गुण संधि का अपवाद एक सूत्र से समझाएंगे और उसके बाद में जो है पुरुरूप संधि समझाएंगे। लेकिन पररूप और पुरुरूप को पहले अलग से डिटेल कर देते हैं।
तो आप यहां पर देख सकते हो ये आपकी पर रूप है और ये पूर्व रूप है। अब आपको पता है यहां पर रूप तो दोनों के ही है, लेकिन ये पर है, पर का मतलब बाद में और पूर्व का मतलब पहले। प्लस के बाद में जहां पर ए और ओ पाया जाता है उसे पर रूप कहते हैं, और जहां प्लस के पहले ए और ओ पाया जाता है उसे पूर्व रूप कहते हैं। परंतु ये रूप कैसे बना और होता क्या है, इधर क्या होता है उधर क्या होता है, इधर केवल और केवल अ होता है, इधर केवल और केवल अ होता है। तो यहां पर तो इसका लोप हो जाता है। कौन सी संधि में? पर रूप संधि में तो यहां पर ए का लोप होता है, लेकिन पूर्व रूप संधि में यहां इसका लोप नहीं होकर के अवग्र चिन्ह बन जाता है। तो यहां ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। तो यहां कौन सी संधि होती है, यहां कौन सी संधि होती है, यानी कि पर रूप संधि किसकी जगह होती है, पूर्व रूप संधि किसकी जगह होती है। ए आ के बाद में ए आई ओ औ आए तो वृद्धि संधि होती है, ये सामान्य नियम है। तो वृद्धि का अपवाद है वो पर रूप संधि है, और उसके बाद में ए और ओ के बाद में अ आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए तो वो आपकी अयादी संधि होती है। यानी अयादी संधि का जो अपवाद है वो पूर्व रूप संधि है। समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हम पररूप संधि पढ़ने जा रहे हैं, जो कि दीर्घ संधि का अपवाद है और वृद्धि संधि का अपवाद है। इससे जस्ट पहले हमने पररूप और पूर्व रूप संधि को कंपेयर करके पढ़ाया। उससे पहले हमने सारे अपवाद जो आपको बताए, वहां पर हमने पररूप संधि के अंदर दीर्घ संधि और वृद्धि गुण संधि का अपवाद बताया था, लेकिन वो गुण संधि का अपवाद नहीं है, वो वृद्धि संधि का अपवाद है। लेकिन गुण जैसा दिखता है, वृद्धि संधि का अपवाद है, गुण जैसा दिखता है, लेकिन होता क्या है, पररूप संधि। तो ये सारी चीज हम दूसरे नंबर पे समझाएंगे। पहले दीर्घ संधि का अपवाद एक सूत्र से आपको बता देते हैं। शकवंध्य, क्योंकि सूत्र से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका पहला सूत्र है शकन द्वादिषु पररूपम वाच्यम शक्वन्द्वादिषु पररूपम वाच्यम। तो ध्यान से देखो, शक्वन्ध्व वह से पहले आधा अक्षर है तो यण संधि अभी अभी आपने पढ़ी है। शकन्ध, ध के बाद में वह है तो वह का ऊ बना शकंधु, और उसके बाद में आदिशु यानी आदि शब्दों में पररूपम वाच्यम यानी पररूप संधि समझनी चाहिए। शकंदु आदि शब्दों में पररूप संधि समझनी चाहिए। अब शकंदु शब्द का संधि विच्छेद है शक प्लस अंधु। शक प्लस अंधु शब्द है तो यहां पर तो दीर्घ संधि होनी चाहिए। यहां दीर्घ संधि के अंदर अ और अ मिलकर के आ बनना चाहिए, और आ मिलकर के कै के अंदर जुड़ करके और शकांधु बनना चाहिए। लेकिन यहां शकांधु नहीं बनेगा, ये पर रूप होगा। पर रूप का मतलब है बाद वाला रूप रखो, पहले वाले रूप को हटा दो। तो यहां पर पहले वाला जो रूप है वो आपके अ को हटा दिया, फिर ये अ शेष रह गया। तो यहां पर आपके कै के अंदर अ जुड़ा तो क्या बन गया, शकंदु बन गया। तो शकंदु का शकंदु बन गया, लेकिन संधि विच्छेद है आपका वो शक प्लस अंधु होगा। ये आपके पर रूप है, बाद वाला रूप है, पहले वाला रूप हटा दिया गया। आपको पर रूप संधि समझ में आ गई होगी। कुछ उदाहरण आपको दे देते हैं। इस पर रूप संधि के पहले नियम दीर्घ के अपवाद शक्वन्दादिषु पररूपम वाच्यम के। तो यहां पर कुछ उदाहरण आपके पर रूप संधि के हैं, लेकिन पर रूप संधि को आपको अलग अलग नहीं समझना चाहिए। ये तो आपके दीर्घ के अपवाद है और ये कुछ और है। तो जो दीर्घ के अपवाद है करक प्लस अंधु, करकांधु होना चाहिए, लेकिन करकंधु है। कुलटा, सीमंत, सारंग, मारतंड, अश्वंतक, इन शब्दों को जेहन में उतार देना, क्योंकि हमने अपवाद के अंदर उदाहरण ज्यादा बताए हैं। जो
जो महत्वपूर्ण है वो बताए हैं, मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो शेयर आपको जरूर करना है, सबको जरूर बताना है। कुलटा का संधि विच्छेद कुल प्लस अटा, तो यहां पर इसके अंदर ए का लोप हुआ और उसको हटाया, तो इसके अंदर जो ए था उसका नाम क्या है? उसका नाम टी है। उसका नाम क्या है? टी। उस टी का लोप हुआ। सीमंतक के अंदर सीम प्लस अंत, ए नाम का टी है, उसका लोप हो गया। सारंग का संधि विच्छेद सार प्लस अंग है। मारतंड का मार्त प्लस अंड है। अश्मंतक का अश्म प्लस अंतक है। इस तरह से ये सारे शब्द साथ के साथ आपको जहन में उतार देने हैं। फिर आपका शब्द आता है मनीषा, फिर आता है पतंजलि, और ये दो शब्द है, इसको यहां एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में लांगलीशा, उसके बाद में हलीशा, इनको यहीं एक्सप्लेन कर देते हैं। लांगलीशा का संधि विच्छेद होगा लांगल प्लस ईशा, तो लांगल के अंदर जो ए की मात्रा है उस टी का लोप हुआ, तो उस लय के अंदर ई जुड़ गया, लांगलीशा बन गया। और उसके बाद में हलीशा, हलीशा के अंदर हल प्लस ईशा शब्द था, लय के अंदर ए का लोप हुआ, उसके अंदर ई जुड़ा, तो लीशा बन गया। तो लांगलीशा हलीशा क्लियर हो गया। अब पतंजलि और मनीषा को समझाते हैं। अब ये शब्द है आपका मनीषा। मनीषा का संधि विच्छेद होता है मनश प्लस ईशा। मनश प्लस ईशा है, तो इसका टी भाग कौन सा है? टी भाग अंतिम व्यंजन, अंतिम स्वर को कहते हैं। लेकिन जब अंतिम रूप में स्वर होता है, उसके बाद में व्यंजन होता है, तो उस व्यंजन के साथ में वो जो स्वर होता है, यहां पर नए के अंदर स्वर है और उसके बाद में श है, वो दोनों क्या होते हैं? टी भाग बन जाते हैं। और ये नए के अंदर वाला ए और श दोनों का लोप हो गया, तो शेष क्या रहा? मन शेष रहा। और जब मन ही शेष रहा तो मनीषा बन गया। इस तरह से नए के अंदर ई जुड़ा, मनीषा बना। लेकिन मनीषा का संधि विच्छेद मूल शब्द है मनश, सकारांत शब्द है, और उसके बाद में जो ईशा है, तो मनश प्लस ईशा, इस तरह से बनता है मनीषा। आप कहते हो आराम से शब्द बन जाता है मनीषा। तो ये शब्द मनीषा आपके जो पर रूप संधि है उसका है। और ये जो पतंजलि शब्द है ये भी पर रूप संधि का है। कुछ लोग कहते हैं पंतजलि, अरे पंतजलि या पता नहीं कोई जली, ये तो है पतंजलि, और इसका संधि विच्छेद होता है पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि। इस तरह से आपका ये शब्द है। अब ध्यान पूर्वक देखिए, बहुत सारे लोग गलती गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन यहां संधि विच्छेद आपको सही से याद हुआ तो आप उसको सही से सेट कर सकते हैं। पतत अंजलि में सेम टू सेम, यहां पर इस तय के अंदर से ए निकालो और इस तय को जोड़ो, तो यहां पर अत शेष रहा। अंजलि सेम टू सेम रहती है, तो यहां पर पत शब्द है और ये अत का लोप हुआ, क्योंकि ये आपका टी भाग है। पर रूप के अंदर टी का लोप होता है, तो इस तय के अंदर ये ए जुड़ गया, तो ये प और ये तय के अंदर ए जुड़ गया और यह लगाया, और उसके बाद में जली, तो ये पतंजलि बना कि नहीं बना? ये है जड़ी बूटी, ये है पतंजलि। इस तरह से पर रूप संधि का पहला नियम दीर्घ का अपवाद पूरा हुआ। शुरू करते हैं वृद्धि संधि का अपवाद। वृद्धि संधि के अपवाद के लिए यहां पर देखिए, यह दीर्घ का हमने पढ़ लिया, वृद्धि संधि का अपवाद पढ़ रहे हैं। दोनों पर रूप संधि के अंतर्गत आते हैं। पर रूप संधि के अंदर दीर्घ का अपवाद हमने थोड़ा सा पढ़ा, और उसके बाद में जो पतंजलि, मनीषा, लांगलीशा, हलीशा शब्द थे वो दीर्घ संधि के अपवाद नहीं थे, वो सीधे से आपके पर रूप संधि के शब्द थे। क्योंकि हम पर रूप संधि पढ़ रहे हैं और ये अपवादों की श्रेणी में आता है। यहां पर एंगी पर रूपकम है, तो यहां पर एंग क्या है? प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार में ए ओ अंग है, यानी ए और ओ आते हैं। ये कई बार बता चुके हैं और कई बार और बताना पड़ेगा, क्योंकि बार बार काम आएंगे, इसलिए जितने भी प्रत्याहार है आराम से याद कर लीजिए। और यहां पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, मतलब द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ए और ओ होगा तो पर रूप होगा। तो पहले क्या होगा, वो पहले वाले सूत्र में बता चुके हैं कि इधर ए होगा और उधर ए और ओ होगा, तो वहां पर आपके पर रूप संधि होगी। लेकिन यहां एक कंडीशन है, कंडीशन इज वेरी वेरी मस्ट बी अप्लाइड, यानी कंडीशन को यहां पर अप्लाइड करना बहुत ही आवश्यक है।
कंडीशन ये है, क्योंकि यहां पर देखिए ए के साथ में ए ओ आता है तो वृद्धि संधि होती है, लेकिन यहां होगी नहीं। हर जगह ऐसा होगा तो फिर वृद्धि संधि होगी नहीं, इसलिए यहां इसने कंडीशन दे दी। ये अ है वो अकारांत क्या होना चाहिए, अकारांत उपसर्ग होना चाहिए। और उपसर्ग हमने बेरहमी से पढ़े हैं बैकग्राउंड टीचिंग में, और आगे भी बेरहमी से पढ़ेंगे। अकारांत उपसर्ग आपके 4 होते हैं। अकारांत उपसर्ग 4 कौन कौन से होते हैं? प्रय, पहला प्रय होता है, और दूसरा उप, और तीसरा अव, उप, अव, ये आपके 3 हो गए, प्र, उप, अव, और एक हो जाता है अप। ये 4 आपके अकारांत उपसर्ग है, ये आने चाहिए इधर। और ये क्या है, ए और ओ किसका होना चाहिए? ये धातु का होना चाहिए, धातुओं का होना चाहिए, यानी धातु रूप का होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत ही आवश्यक है। अकारांत उपसर्ग का अ और ए ओ होना चाहिए धातु का, तभी होगी आपके पररूप संधि, अन्यथा नहीं होगी। इसके 1-2 ही उदाहरण है, तो देख लेते हैं। तो देख लिया, यहां पर ए की मात्रा है, यहां पर ओ की मात्रा है, लेकिन ये द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है, पर रूप संधि है। बाद वाले जैसे बनेगा, पहले वाले का लोप हो जाएगा, वो टी भाग है उसका लोप हो जाएगा, इसीलिए हमने यहां पर गुण का अपवाद बोल दिया। लेकिन ये गुण का अपवाद नहीं है, ये वृद्धि का अपवाद है। इसका संधि विच्छेद होगा प्रय प्लस एजते। तो यहां पर एज धातु का ए है और उपसर्ग का अ है, तो यहां पर प्रय के अंदर जो अ है और उसके बाद में एजते का ए है, तो यहां पर आपके जो है ये टी भाग है, इसका लोप हो गया, तो प्रय के अंदर ए जुड़ गया, प्रेजते बन गया। अगर ये लोप नहीं होता तो ए के साथ ए जुड़ करके आई बन जाता और यहां पर प्रैजते हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो होगा, कब होगा? वो एक विशेष परिस्थिति में, आगे जो आपके सप्तविषय की वृद्धि संधि पढ़ेंगे उसके अंदर इस पर रूप का फिर से अपवाद ला करके फिर से आपको और बताएंगे कि वहां पर आपके जो है ये अकारांत उपसर्ग वगैरह काम नहीं आएंगे। तो ये नियम आपको खरा खरा याद रखना है। यहां पर है उप प्लस ओषति, तो ये ओषति के अंदर ओ है वो धातु का है, और ये ए किसका है? ये आपके उपसर्ग का है। तो यहां पर उप के अंदर से ए निकाल दिया, उधर से ओ निकाल दिया, तो यहां पर जो है अ है वो टी भाग है, पै के अंदर ओ जोड़ा तो वापस से उपोषति बन गया। तो ये उपोषति आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वृद्धि संधि के अपवाद के साथ में ही पररूप संधि समाप्त होती है। तो फिर शुरू करते हैं पूर्व रूप संधि। पररूप पूर्ण हो जाने के बाद में पूर्व रूप संधि पढ़ते हैं। पूर्व रूप संधि का ये आपके सूत्र है, एंग पदांता दति, एंग पदांता दति। और पररूप संधि का था एंगी पररूपकम, एंगी और एंग में अंतर है, क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति नहीं है। एंग का मतलब क्या होता है? एंग का मतलब होता है ए और ओ। ये आप पीछे वाले वीडियो में देख चुके हो, पीछे वाली बात में जो एंगी लिखा हुआ था वो परे रहने पर, लेकिन यहां पदांतात, पदांतात द का तय बना दो, और यहां पर पद प्लस अंतात, ये फिर से आपके दीर्घ संधि होगी, ये जस्त्व संधि होगी। उसके बाद में लिखा है अति, क्या लिखा है? अति। अति के अंदर सप्तमी एक वचन है, और इसका मतलब होगा ए परे रहने पर, ए परे रहने पर। और किसके बाद में? पद अंतात, एंग आना चाहिए, ये ए और ओ आना चाहिए, ये किसका होना चाहिए? पद का होना चाहिए। और उसके अंतात मतलब प्रथम पद का अंतिम अक्षर आने से। और पद किसे कहते हैं? शुभ तिङंतम, तिङंतम पदम, पदम। शुभ तिङंतम पदम का मतलब होता है शुभंत और तिङंत पद होते हैं। शुभंत ये शब्द रूप को कहते हैं और तिङंत धातु रूप को कहते हैं। यानी ए और ओ किसका होना चाहिए? ये आपके शब्द रूप और धातु रूप का होना चाहिए। और उसके बाद में जो है आपके कोई भी आ सकता है, वो ए और ओ होना चाहिए पहले, ये चीज है। तो यहां हमने शुरुआत में कंपेयर करके बताया, यहां पर ए और ओ पहले आना चाहिए, वो पूर्व रूप संधि होगी। और उसके बाद में अति यानी अपरे रहने पर, ये दोनों किसके होने चाहिए? शब्द रूप या धातु रूप के होने चाहिए, तभी जाकर के आपके ये संधि बनेगी। तो यहां पर देखिए
पहला शब्द हम लिख देते हैं हरेव। हरेव, तो हरेव के अंदर क्या हुआ, हरे प्लस अव, तो हरे आपके षष्ठी विभक्ति एक वचन है, शब्द रूप है, तो ये आपके जो है पूर्व रूप संधि होगी। पूर्व रूप संधि के अंदर पर रूप का जो ए है उसका लोप नहीं होगा, क्योंकि ये टी भाग नहीं है, इसकी जगह अवग्र चिन्ह आ जाएगा। ये अवग्र चिन्ह कौन सी संधि से आएगा, ये अवग्र चिन्ह है जो है आपके पूर्व रूप संधि से आएगा, तो यहां पर हरेव बन गया, हरेव बन गया। ओके, अब करते हैं पचेते प्लस अत्र, पचेते प्लस अत्र, तो यहां पर आप देख सकते हो कि नियम तो ये लागू हो रहा है, लेकिन पचेते आपके द्विवचन का है, तो द्विवचन का होने के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो ईदू दे द्विवचने प्रग्रहम, यानी कि वहां पर आपके प्रकृति भाव संधि हो जाती है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, विष्णोव। विष्णोव के अंदर विष्णु प्लस अब है, तो यहां पर ये विष्णु षष्ठी एक वचन शब्द रूप है, इसलिए इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा विष्णु, और उसके बाद में अ का अवग्र चिन्ह बना दो, तो यहां सेम टू सेम मिला करके विष्णु बना देते हैं। तो ये प्रकृति जो आपके पूर्व रूप संधि है, ये आपके जो अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि, वहां पर भी काम आएगी। पूर्व रूप संधि समाप्त हुई, तो शुरू करते हैं आठवीं और आपकी जो है संधि प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का मतलब है जहां पर रिएक्शन नहीं होता, प्रकृति अपनी मूल अवस्था में ही रहती है, कोई संधि नहीं होती है। तो इसका सूत्र है प्लुत प्रग्रया अचि नित्यम। प्लुत प्रग्रया अचि नित्यम का मतलब होता है एक तो प्लुत अवस्था में और एक प्रग्रहीय अवस्था में। प्रग्रहीय अवस्था क्या होती है, प्लुत अवस्था क्या होती है, और उसके बाद में अचि नित्यम, यानी अचि के अंदर सप्तमी एक वचन है, अच परे रहने पर, मतलब द्वितीय पद का प्रथम अक्षर कोई भी स्वर हो सकता है, तो नित्यम यानी हमेशा के लिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं, सीधी की सीधी आपके प्रकृति भाव संधि होगी। प्लुत किसे कहते हैं, देखिए आपके हश्व दीर्घ और प्लुत, ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं, हश्व दीर्घ और प्लुत। ये जो आपके है इसको अ ऐसे करते हैं, इसको आ ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका प्लुत है। ये प्रथम पद का अंतिम अक्षर होगा, तो वहां पर आपके प्रकृति भाव संधि होगी, जैसे कृष्ण अत्र, इसको 3 गुना बोलना पड़ेगा, कृष्ण अत्र, तो यहां पर कोई संधि नहीं होगी। जब संधि होगी तो भी ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, जो आपके यहां पर अ है वो सेम टू सेम लिखा जाएगा, कृष्ण अत्र। इसी तरह से आप देख सकते हो ये ओ है और उसके बाद में ये लिखा हुआ है, यहां पर मैं लिखते हैं तो यहां पर वो संधि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्वर नहीं आता और ये कहता है यहां पर अचि अनिवार्य है, तो यहां पर आपके चाहे कोई भी हो, जैसे आपने लिख दिया विष्णु और उसके बाद में ये आपके 3 गुना बोला है, ये प्लुत है, और उसके बाद में अत्र लिख दिया, तो इसका संधि भी विष्णु अत्र, तो यहां पर 3 लिख दिया और ये अ लिख दिया, यहां कोई अवग्र चिन्ह नहीं आएगा, सेम टू सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? पहली बात प्लुत वाली। अब बात करते हैं प्रग्रहीय की। प्रग्रहीय किसे कहते हैं, इसका भी एक सूत्र है, क्योंकि सूत्र के माध्यम से प्रग्रहीय समझा जाएगा। ईदू दे द द्विवचनम प्रग्रहीयम, उसे हम प्रग्रहीय कहते हैं, वो द्विवचन का होना चाहिए। और ईदू दे, कौन सा दे, ईदू दे, तो यहां पर ई दू दे द, इसका संधि विच्छेद कर दो। देखो ई के बाद में द का तय बनाओ, तय बना दिया, उसके अंदर से ऊ निकला बड़ा ऊ, और उसके बाद में द का तय बनाओ ऊ, और उसके बाद में ए के अंदर से द के अंदर से ए निकालो, और उसके बाद में द का फिर से तय बनाओ। वो क्यों आया? क्योंकि यहां दूसरा अक्षर है, इसलिए ईत ऊत एत, यानी ईत का मतलब बड़ा ई, यहां पर बड़ा ई है, सॉरी नो प्रॉब्लम। ईद ऊद एद, तो ऊ यहां पर बड़ा ऊ और यहां पर ए,
तो बड़ा ऊ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, ये ईद ऊद एद का मतलब है। और ये तीनों द्विवचन के होने चाहिए, चाहे शब्द रूप हो चाहे धातु रूप हो। आपके बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, ये आपके द्विवचन के होने चाहिए। और उसके बाद में अची परे रहने पर आपके क्या होगा, प्रकृति भाव संधि होगी। तो यहां पर मूल रूप से यहां पर ई और ऊ के बाद में कोई भी स्वर आता है तो यण संधि होगी, तो ये यण का अपवाद हो जाएगा। ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो ये अयादि का अपवाद हो जाएगा। इसलिए प्रगृह्य संधि है, जो आपके प्रगृह्य के हिसाब से प्रकृति भाव संधि बनती है, वो आपके जो है यण संधि और अयादि संधि का अपवाद होता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। यहां पर कपि प्लस एतौ, यहां पर भानु प्लस इमौ, यहां पर शेवते प्लस इमे, ये आपका प्रकृति भाव संधि है। ध्यान से देखिए, कपि प्लस एतौ के अंदर कौन सी संधि होनी चाहिए, यहां पर ई के बाद में ए आएगा तो यहां पर यण संधि होनी चाहिए, लेकिन ये यण संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव संधि, यानी जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। कपि एतौ, ये आपके सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, ये नियम याद रखना है। दोनों द्विवचन के हो रहे हैं क्योंकि ये विशेष्य है और ये विशेषण है। सेम टू सेम, यहां विशेष्य है यहां विशेषण है। भानु ऊ के बाद में ई आ रहा है तो यहां पर भी आपके यण संधि हो रही है, लेकिन यहां सेम टू सेम भानु इमो लिखना पड़ेगा। यहां पर शेवते प्लस इमे, ए के बाद में कोई भी स्वर आता है तो अयादि संधि होती है, लेकिन यहां पर अयादि का अपवाद है। शेवते प्लस सेवते इमे, इमे आपके स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन है और ये भी द्विवचन है। तो यहां पर आपके जो है प्रकृति भाव संधि आपको पूरी समझ में आ गई। अब यहां पर एक ऐसा शब्द बता रहे हैं जिसके अंदर तीन संधियां काम आती है, गो प्लस अग्रम। तो गो प्लस अग्रम में कौन सी संधि होनी चाहिए, ओ के बाद में कोई भी स्वर आता है तो ओ का औ बनता है। यहां पर अयादि संधि होनी चाहिए, लेकिन अयादि संधि न होकर तीन संधि है। सबसे पहली है गोग्रम, गो अग्रम, जैसा है वैसा का वैसा लिखो। और वो कौन सी संधि से होता है, वो आपके जो है प्रकृति भाव संधि से होता है। प्रकृति भाव संधि कैसे हुई, एक सूत्र लगाने से हुई, शरत्र विभाषा गो, इस तरह से आपके जो है ये गो शब्द आने पर है प्रकृति भाव संधि होती है। उसके बाद में ये कहता है गो के अंदर जो ओ है, उस ओ को जो है आपके यहां पर अवंग आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा, अवंग आदेश होगा। अवंग आदेश होगा मतलब गो के अंदर जो ओ है उसको अव आदेश न होकर के अवंग आदेश होगा। वो आदेश कौन सी, अवंग स्फोटायन, स्फोटायन नाम का एक विद्वान था, वैयाकरण था, उसने कहा कि उसको अवंग आदेश करो, तो यहां पर अवंग आदेश किया। तो ये आपके हलंत्यम से जो है चूटू से जो आपका लशक वदित से जो है आपका ये कट गया, क्या गय कट गया, तो यहां पर क्या शेष रहा, अवशेष रहा। क्या शेष रहा, अवशेष रहा, गवग्रम। तो यहां पर आपके जो है ये जो आपके गय प्लस अव प्लस अग्रम, ये आपके हो गया जो मतलब यहां पर वह हलंत नहीं है, क्योंकि अगर गो के अंदर वाले ओ का अव करेंगे तो अयादि संधि से बनता है तो अव हलंत होता है, लेकिन अवंग स्फोटायन से करेंगे तो अव का वह हलंत नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो यहां पर क्या बनेगा, गय के अंदर ए जुड़ गया और वह गव प्लस अग्रम, गव प्लस अग्रम होगा तो वो आपके यहां पर ए के अंदर ए जुड़ेगा तो अक शवर्णे दीर्घे लगेगा। अक शवर्णे दीर्घे, दीर्घ है, ये आपके दीर्घ संधि और हो गई। एक तो आपकी प्रकृति भाव संधि हुई, दूसरी दीर्घ संधि हुई, तो यहां गवाग्रम होगा। कौन सा ग्रम होगा, गवाग्रम शब्द भी सही है और आपका गो अग्रम भी सही है, लेकिन ये गो प्लस अग्रम है तो ये आपके शब्द रूप का है, शब्द रूप का है। और उसके बाद में ए आ गया तो वो आपकी जो एक संधि और अपन ने पढ़ी थी पूर्व रूप संधि, वो और होगी, पूर्व रूप संधि होगी, तब गो प्लस ए की जगह अवग्र चिन्ह लगा दिया अग्रम,
गो प्लस अग्रम, ये आपकी पूर्व रूप संधि भी इसमें काम आ रही है, तो नो प्रॉब्लम। इस गोग्रम शब्द के अंदर तीनों संधि काम आ रही है, प्रकृति भाव भी सही है, दीर्घ संधि भी सही है और आपके पूर्व रूप संधि भी सही है। अब आपके जो है सप्तविसी की वृद्धि संधि, तो सप्तविसी की वृद्धि संधि के अंदर 7 सूत्र है। एते दद्युषु अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम स्वादिरेरिणो प्रादुढोड्ये शैस्येषु रित्ते च तृतीया समासे प्रवत्सर कंबल वसन दशारणामृणे उत्सर्गादृते धातो। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए अगले जो वीडियो के अंदर इस सप्तविसी की संधि को डिटेल से समझाएंगे। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।